बाहरी लोग। राजी सेठ। एक वृद्ध स्त्री रात के 12 बजे दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा नहीं, बेडरूम की खिड़की के टूटे हुए कांच में अपना चेहरा दाखिल कर लेती है। कमरे की मंद रोशनी में देह को बालकनी में बाहर छोड़कर उसका अंदर आ चुका चेहरा एक दहशत पैदा करता है। उस दहशत का अंदाज़ा दूसरे को नहीं हो सकता। नीम अंधेरे में बिस्तर पर निस्पंद पड़े आदमी की दृष्टि के शून्य में उगाती एक गर्दन और उसमें से फूटती आवाज़। उस दहशत का अंदाज़ा उस गर्दन को भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद दहशत में है। वह चेहरा बोलने लगा है। काका नहीं आया अभी तक शब्द को उसने दोहराया, तिहराया है। नींद के सागर में अधजगे सपनों सा हिलोर लेता क्षण पहले ही टूट चुका है। अब कुछ अपनी भी सांस लौट रही है। अभी तक माने? मैं झटके से पलंग से नीचे आ गई हूँ। जानती नहीं हूँ अभी तक कितने बजे हैं, देखा? उसके उत्तर में एक काट है, तीखी, झिड़कती हुई। धुंध कुछ कुछ साफ हो रही है। इस स्पष्टता में स्थिति की निरापदता भी शामिल है। टॉर्च उठाई, घड़ी देखी, बताया 12 बज चुके हैं, 10 मिनट ऊपर हैं। उफ, सिहरती लगी। आपका बेटा शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आया। आंधी में झूलती डाल की तरह उसका सिर जोर जोर से हाँ में हिला। उस हिस्टीरिया में उसने जाने कितने सहस्त्र पलों की चिंतातुर मुर्दनी को झटक कर फेंका होगा। हिलना थमते ही सिसकियों के दांतों में भींची जाती अवरुद्ध आवाज़ और खामोशी। पर्दा हट जाने से बालकनी के बल्ब से झरती रोशनी की एक कतरन अंदर चली आई है। अब दिमाग दौड़ रहा है। पहाड़, बरसात, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ढलाने, बिला रेलिंग की पगडंडियाँ, अंधे मोड़, अंधेरा, मोटरसाइकिल की रपटीली फुर्ती, जवान हो चुका खून का जोश, शायद शराब, या शायद एक वृद्ध के घर में बैठे होने को भूल जाना, या शायद आदत, जो शायद देखने समझने की धार को भुतरा चुकी हो। मन में खदबदाती आशंकाओं की कीच। कुछ भी हो सकता है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जो उस वृद्धा को थमाकर दिलासा का भ्रम पैदा कर सकूं। जो है वह डरी हुई संभावनाएं हैं। उस थमे हुए क्षण में भी मुझे लगा अपेक्षा की कोई नोक मेरी ओर तनी है। वह कील उस मटमैले अंधेरे में भी मुझे चुभ रही है। निसहायता की सुरसुरी मेरे भीतर रेंगने लगी। वह नहीं जानती मैं भी यहाँ अजनबी हूँ, आसपास किसी को नहीं जानती। सुनिए माँ जी, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, यूं ही छुट्टी काटने आ गई थी 10-15 दिन। यह मेरा घर नहीं है, मेरी दोस्त का फ्लैट है। वह मेरे वाक्य का केवल पहला हिस्सा सुनती है। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, 4-5 दिन पहले ही आई हूँ, अपने बेटे के पास। यह वार्तालाप अभी तक मेरे कमरे और बालकनी में खड़े 2 लोगों के बीच केवल सिरों के माध्यम से हो रहा है। एक काम करती हूँ, पड़ोसियों को जगाती हूँ। वह यहाँ के मूल निवासी हैं, चप्पा चप्पा जानते हैं, वह ज़रूर कुछ मदद करेंगे। वैसे तो अभी देर नहीं हुई है, हो सकता है आपका बेटा कोई काम में ही पड़ गया हो। वह बुदबुदाती है। देर से आना था तो कहकर जाता। यदि आना ही ना हो तो? कुछ शंका से भरी एक आवाज़ मेरे अंदर से उठती और मुझ पर झपटती है। जाते समय कौन कहकर जाता है? क्षण आ जाता है एकाएक, अचानक, और हम हैं कि उसे भूले रहना चाहते हैं। जीने के आवेग में उसे बेदखल किए रहते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति का डर जीने नहीं दे सकता, बाधा डालता है। और एक जीने का ही तो लोभ है, लोलुपता भी है। क्या इसीलिए जानबूझकर हम अपने को आश्वासन देते रहते हैं कि हम हैं, हम भी हैं, हम हैं ही? चलो फिर। वृद्धा की चिंता ने मुझे टोका। मैंने चिटकनी खोली। बालकनी की रोशनी के चलते लैंडिंग पर अंधेरा नहीं है, पर साए साए करता एक अटल अटूट पहाड़ी सन्नाटा सांस ले रहा है। वृद्धा को देखते ही लगा मैंने इस स्त्री को दोपहर में रेलिंग पर कपड़े सुखाते देखा था। उम्र की लकीरों से कटा पिटा चेहरा, पतली काठी, सफ़ेद झक बाल, सिर पर ओढ़ी सफ़ेद ओढ़नी के माथे तक आए सेलदार कगार, देह पर धुल धुल कर बदरंग हो गया टेरिलीन का जोड़ा।
मैंने शॉल ओढ़ी, टॉर्च ली, वृद्धा को साथ लिया और सामने वाले फ्लैट की घंटी टीपी। ठीक 12:15 बजे रात के पहले पहर। जिन्होंने दरवाज़ा खोला वे कुनमुनाए हुए नहीं थे, नींद के जगाए जैसे भी नहीं। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। हड़बड़ी में उन महानुभाव ने कुर्ता उल्टा पहन लिया था। वे दोनों अप्रसन्न दिखे थे। देखते ही देखते उनके चेहरों पर एक ठंडी परत चढ़ने लगी थी। आंखों में धुंध दाखिल हुई थी। अब वह आसानी से सब कुछ नहीं देख सकते थे जिसे दिखाने के लिए आधी रात उनकी घंटी टीपी गई थी। माफ़ कीजिएगा, इतनी रात गए आपको जगाना पड़ा। इन माताजी का बेटा अभी तक दफ्तर से नहीं आया है, चिंता हो रही है। दोनों में से पुरुष ने पलटकर दीवार घड़ी देखी, फिर वृद्धा के आँख की तिरमिरी, फिर भवें से कोड़ी। कोई बात नहीं, आ जाएगा। आजकल राष्ट्रपति यहाँ आए हुए हैं, काम चल रहा होगा दफ्तर में। इस समय तक? क्यों नहीं, वह मेंटेनेंस विभाग में जो है। फिर भी मैं कहना चाह रही थी कि मेंटेनेंस विभाग एक चीज़ है, राष्ट्रपति का आगमन कोई और चीज़। मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वह कोई और है। दूसरी बातें तो अनेक हो सकती हैं, बाढ़, भूकंप, अणुबम, उग्रवाद, ओले, आग। इन घाटियों और शिखरों के बीच और भी कितना कुछ हो सकता है, पर इस समय तो एक ही भंवर है, एक माँ, एक बेटा। परदेश है, आधी रात है, जोखिम है, अंधेरा है और वह अभी घर नहीं आया है। वही एक। आप बेकार उलझ रही हैं। पहले भी वह कभी कभी देर से आता है। हम तो कब से देख रहे हैं। अभी उसी दिन तो उसके माथे में चोट लगी थी। अब यह पुरुष के साथ खड़ी स्त्री बोल रही थी, एकदम सपाट आवाज़, अपने शब्दों को हंसते से होठों में चबुलाती हुई। क्या पहले भी कभी उसे चोट लग चुकी है? किस दिन, कब की बात है? वृद्धा की हल्की सी काया जैसे 4 इंच उछल गई हो। लगी थी कुछ दिन पहले। रात भर चिल्लाता रहा था। सुबह अस्पताल गया था, टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा था। यह कब की बात है? कब की? वृद्धा को एक रट जैसी लग गई थी। हो गए होंगे 2-3 महीने। अब याद थोड़ी ही रहता है। देखो, मुझे कुछ नहीं बताता। मैं अधीर थी, चिंता की नोक पर तड़फड़ाता क्षण पिछड़ता जा रहा था। लग रहा था उस समय कुछ हो रहा है कहीं, किसी अज्ञात अंधेरे में। वृद्धा उस अंधेरे को चीर देना चाहती है, इतने और अंधेरों को अपनी चिंता में शामिल करके। जाओ जाओ माताजी, सो जाओ, जब आना होगा आ जाएगा। उसे नौकरी भी तो करनी है कि आप ही को देखना है। पुरुष पुरुष की तरह था। मुझे ना देखे। वृद्धा बिखर गई, पर अपने घर तो आए। यह वार्तालाप मुझे अखरा था। क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? उसके दफ्तर तक नहीं जा सकते या फिर पुलिस स्टेशन? आखिर दफ्तर तो 5:30 बजे ख़त्म हो जाता है। वह कौन सा दफ्तर में बैठा होगा? पुरुष ने यह बात बहुत धीमे से कही थी। इंद्रियों की शीर्णता वाली वृद्धा ने निश्चय ही नहीं सुनी होगी। जाने से कम पता तो लग जाएगा कि वह वहाँ से कितने बजे निकला था। जल्दी से एक चक्कर लगाया जा सकता है। आपके पास तो मोटरसाइकिल भी है। नहीं नहीं, यह सब बेकार है। पुरुष ने फैसला सुनाया था। वह हर तरह से उस चिंता में शामिल होने से इनकार कर रहा था। तो फिर यह कि आप लोग घर जाकर सोइए। माताजी, मैंने कहा ना, आप जाकर सोइए, आ जाएगा, ना आया तो देखा जाएगा। उसने अपनी बगल में खड़ी स्त्री को एक बुझा सा इशारा किया। स्त्री फुर्ती से अंदर गई और शॉल ओढ़कर बाहर आ गई। वृद्धा के कंधों को अपनी बाह में समेटकर ठेलने का उपक्रम करने लगी। चलिए, मैं आपको घर छोड़ आती हूँ। मुझे लगा था 2 फ्लैट के बीच जिस पथरीली लैंडिंग पर हम खड़े हैं वह हिलने लगी है, जैसे अंदर कहीं भूकंप बन रहा हो। धरती को स्थिर करने के लिए हमने कितना कुछ किया है। मकान बनाए हैं, सड़कें बिछाई हैं, ट्रक, टैंकर, रेलगाड़ियाँ चलाई हैं, फिर भी धरती हिल रही है। इस तरह एक आवश्यक उद्गार को चोटी से धकेल दिए जाने के कारण वृद्धा ठेली जा रही थी। उसके कंधों को घेरती हथेलियों में एक अनदेखा दबाव था, हिंसा थी, अपने लिए आरक्षित किया जा चुका एक बचाव था, वृद्धा की बाहर तक बहती हुई व्याकुलता के विपरीत। यह दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देती एकदम बेहुदा जैसी लग रही थी, अटपटी, अनैतिक, और मैं थी कि खड़ी खड़ी देख रही थी। हाँ, वह मैं ही थी जो खड़ी खड़ी देख रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी।
वह क्षमता पता नहीं किन लोगों में होती है जो सामने से आ रहे आक्रमण की छलांग को अधबीच निरस्त कर देते हैं और संकट की कगार पर खड़े आदमी को उबार ले आते हैं। मुझे लग रहा था मैं वह नहीं हूँ। मुझे चुभा था कि मैं वह क्यों नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने लाचारी से धुंधलाया एक कांच था जिसकी आड़ में उस लैंडिंग पर खड़ी मैं उस वृद्धा को ठिलते हुए देख रही थी। वृद्धा पैर अड़ा रही थी पर ठिल रही थी। उस दंपति के दरवाजे से वृद्धा के हटते ही दृश्य बदल गया। घटा का घनत्व कम हो गया। अपनी स्त्री के चले जाने से पुरुष अकेला रह गया। वह अब मेरी ओर उन्मुख था, खुलकर हंसने लगा और मुझे समझाने की मुद्रा में आ गया। देखते ही देखते उसकी उंगली का पोर अपनी दाईं कनपटी पर आकर गोल गोल घूमने लगा। आपको नहीं पता, इसका पेंच ढीला है, पूरी तरह क्रैक है बुढ़िया। इसे अपना कुछ पता ही नहीं रहता। गैस पर दूध रखती है, दूध उबलता रहता है, नल खोलती है, पानी बहता रहता है, तवे पर रोटी जलती रहती है। मालूम है क्यों? क्योंकि यह सदा रावलपिंडी में बैठी होती है। बेवकूफ़ है पूरी। देश के टुकड़े हुए इतने बरस बीते पर इसका पटर अभी तक वहीं बिछा है। सोच कर देखिए, 45-50 साल क्या कुछ कम होते हैं? मैं तो इसलिए इसकी बकवास सुनता ही नहीं। पर इस समय तो समय छोड़िए, कौन इसके साथ वहाँ बैठा रहेगा? मेरी जुबान तालू से चिपक गई है। मैं कहना चाहती हूँ, इस समय की चिंता तो अंधे को भी दिख जाएगी। वैसे भी हम होते कौन हैं जो किसी दुश्चिंता को इसलिए निरस्त कर डालें क्योंकि हम उस अतीत का हिस्सा नहीं हैं। इस स्त्री की अवहेलना करें, उसे दंडित करें क्योंकि हम खुद इतिहास की उस सुरंग में फंस जाने से बच गए थे। यह तो संयोग था कि हम उस समय ज़मीन के किसी दूसरे टुकड़े पर खड़े थे। भूगोल ने हमें बचा लिया था। क्या इसलिए हम दाना बने रह सकते हैं? मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। मुझे हार्टलेस मान रही होंगी। पुरुष ने मेरे ध्यान को तोड़ा था, पर इस औरत ने बोल बोल कर खुद ही अपनी बात का वजन कम कर लिया है। पगली है पूरी। ऐसे पागलपन के तो कई और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है जितनी सुखी वह रावलपिंडी में थी अब ना हो पाई हो। आगे का सुधर जाए तो पीछे का कौन रोता है? भगवान जाने। मुझे तो यह सारा सिलसिला कभी समझ में ही नहीं आता। मेरे दफ्तर में भी 5-7 लोग हैं, पार्टीशन में लुट पिट कर आए थे, बिल्कुल चंगे भले फिट फाट हैं। अरे जो होना था हो चुका, अब उसे ही लेकर रोते रहोगे जन्म भर? मैं थी कि कहीं और धकेल दी गई थी। आदमी और औरत में क्या फ़र्क नहीं होता? आदमी अपने को कितनी तरह से खर्च खपा लेता है, पर औरत, वह भी उस ज़माने की औरत जो दुनिया को बदल देने की भागम भाग में शामिल नहीं है। घर में बैठी है, एक चार दीवारी में। उसके सुख दुख भी उसी तरह उसके पैरों के पास दुबके बैठे रहते हैं, खारिज नहीं होते। यह भी कोई बात हुई? वह चिढ़ता बोला। यह साफ है कि मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ पुरुष उसे सुनना नहीं चाहता। उसे अपनी बात को कह देने की उतावली है। शायद लग रहा हो कि अपनी बात को समझाए बिना वह मुझे अपने विश्वास की जद में ले नहीं सकता। उसकी आवाज़ आगे चल रही है। अभी 3-4 साल पहले इसका आदमी मरा है। यह बुढ़िया इस धक्के को नहीं भूलती। पार्टीशन के दंगों में कहाँ तो 12 घंटे की प्रचंड गोलाबारी से बच निकला और कहाँ इसकी बगल में सोता सोता मर गया। सच मानिए, मैं तो इसका विश्वास ही नहीं करता। पता नहीं सच कहती है या झूठ कि रावलपिंडी से निकलने के लिए जिस ट्रेन पर बैठा था वह गुजरावाला के स्टेशन पर रोक ली गई थी। बताती है 12 घंटे लगातार गोलीबारी हुई थी, सारी ट्रेन को भून डाला। वह अकेला था। आपको पता नहीं, फसाद शुरू होते ही सब लोगों ने अपने परिवार पहले ही हिंदुस्तान भेज दिए थे। घर बाहर कारोबार की वजह से खुद अटके रहे कि पता लगे हवा किधर को चलेगी। बताती है कि जब मिलिट्री आई और फौजियों ने लाशों से भरी उस ट्रेन में घुस घुस कर हाँक लगाई कि कोई बच गया हो तो बाहर निकल आए, तब इसका आदमी लाशों के ढेर को अपने ऊपर से ढकेल कर बाहर निकला था। और किस्मत देखिए, दूसरे डिब्बे में माल ढोने वाले एक मजदूर भी बच गया था। उसे निकलने के लिए तुरंत ही ट्रक मिल गया तो वह हिंदुस्तान की सरहद पार कर गया और इसका आदमी कैंपों में धक्के खाता भटकता 1 महीने बाद अमृतसर पहुंचा। इन लोगों ने तो उसे मरा ही मान लिया था। अरे मान लिया था पर मरा तो नहीं था। यह मूर्खा उन्हीं बातों को लेकर बैठी रहती है। कोई भी कहीं भी राह चलता मिल जाए तो हो जाती है शुरू।
पुरुष की निंदक निर्दयता मुझे अखर रही थी। क्या उसने वह अखरना मेरे चेहरे पर पढ़ा कि बोला, अब यह इसका बेटा है, अपना बेटा, इसकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं करता। यही सब बातें लड़के से पूछो तो चिढ़ जाएगा, कहेगा यह सब पुरानी बातें हैं, कौन मैंने अपनी आंखों से देखी है जो सच मानूं। वैसे बड़ा समझदार लड़का है, एकदम बैलेंस्ड पर्सन। आप कैसे जानते हैं इतनी सब बातें? अरे यह बुढ़िया पहले भी यहाँ आई है, आती रहती है, लड़के को अकेला जानकर पीछे लगी रहती है। पुरुष के चेहरे पर फिर से हिकारत की रेखाएं खिंच आई थीं। पता नहीं क्यों वह इस वृद्धा के जीवन भोग पर विक्रमादित्य की शलाका लेकर बैठा था। देखिए, अब यह लड़का है, जवान है, अकेला है, आज़ाद है, कहाँ जंजाल पाले। इस दर्द की पोटली को संभालना क्या आसान है? पर वह लाख मना करे, यह आ ही जाती है इस अकेले की रोटियां थापने। अरे यह नहीं होगी तो क्या लड़के को रोटियां नसीब नहीं होंगी? हर समय डपटता रहता है कि बड़े भाई के पास जाकर रहो, उनकी गृहस्थी है, वहाँ बहू है, पोतियाँ हैं, पोते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं तो सही, पर मजाल की सुने। असल में मोह बड़ी बुरी चीज़ है कि नहीं? अब वह समर्थन की चाह में मेरी ओर देख रहा है। उसने सारी कैफियत मुझसे साझा कर लिया है। उसके हिसाब से मुझे अब उसके दृष्टिकोण को भी साझा कर लेना चाहिए। उसके मुख पर छपी कुछ कुछ ऐसी अपेक्षा। मैं निरुत्तर हूँ, निरुत्तर रहना चाहती हूँ। मेरे पास भी अपने विश्वास की एक पोटली है जिसे मैं उस पुरुष के हवाले कर देना नहीं चाहती। किसी अपात्र को कहना नहीं चाहती कि सब कुछ लुट पिट जाए, गर्क हो जाए, फिर भी जाने कैसे माँ बची रहती है। क्या वह एक संबंध नहीं, सनातना है? नहीं तो ऐसा कौन हो पाता है कि इतिहास के दर्द को अपने होशो हवास पर झेलती यह स्त्री एक निचाट नए नगर के परायपन में एक उद्दंड पुत्र को अपना आंचल देकर सहेजती। माँ का आंचल नाचीज चीज़ों पर भी फैल सकता है। पुरुष नहीं जानता, स्त्री जानती है। पुरुष नहीं जानता, नहीं जान सकता। पर ओलों के डर से फलों के नन्हे पौधे तक आंचल से ढांप दिए जाते हैं। क्या इस बात को इस पहाड़ी नगर में रहने वाला पुरुष नहीं जानता होगा? वृद्धा के साथ गई और पुरुष के साथ रहती स्त्री अब लौट आई है। उसके चेहरे पर एक विजित सी मुस्कान है। क्यों नहीं, यह क्या कम किया कि रावलपिंडी में बने एक बुत को वह किस चतुराई से एक अकेले अंधेरे कमरे में स्थापित करके आई है, जानते हुए कि बिल्डिंग के उस विंग में अभी रोशनी नहीं है। 3-4 दिन में आने की सुनवाई थी, पर 3-4 दिन बीते तो कई दिन बीते। स्त्री खूब प्रसन्न है, अपनी सफलता का ब्यौरा प्रस्तुत कर रही है। मालूम है कितना काँप रही थी बुढ़िया, कंबल उड़ा दिया है। वह तो बैठ ही नहीं रही थी। मैंने कहा, दूसरों के दरवाज़ों पर खड़े रहने से क्या होगा, अपने घर पर बैठो, वह आ जाएगा। पहले भी तो ऐसा हो चुका है। मेरा सर चकराने लगा है। वृद्धा, अकेली, दुश्चिंता, घुप अधेरा, खाट, कंबल, कपकपी और नसीहत। पुरुष ने मेरे ध्यान को छिटकने नहीं दिया। अच्छा जी, आप भी जाकर सोइए। उसने अपनी एक हथेली पर दूसरी हथेली को बजाया है, एक अकस्मात जैसा अंत। अच्छा जी, मेरे मुंह में पुरुष के ही वाक्य का चिथड़ा फड़फड़ाता बच गया है। उनका दरवाज़ा बंद हो चुका है। मेरा पता नहीं कब हो पाएगा। मैं उस लैंडिंग पर एकाएक अकेली छूट गई हूँ, अवसन्न और रीति। लैंडिंग की मटमैली रोशनी में इतनी ही अवसन्न एक चुप्पी। अभी तक तो कहाँ से कहाँ तक भीतर और बाहर आता और जाता शोर था, चिंता थी, दर्द था, इतिहास था, भूगोल था। अभी तक वे दोनों थे, पुरुष था, हिंसा थी, क्रोध था, अपेक्षा और आलोचना। अब कुछ नहीं, चुप्पी है। मैं हूँ और चिपचिपी आत्मग्लानि मेरे आपे को झकझोरती, दूषित करती एक अस्वच्छ सी अनुभूति। मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता था तो उस घनघोर चिंता के अंतराल में साझा तो हो ही सकता है। भीतर कुछ असहाय होकर उठा है कि मैं वृद्धा के फ्लैट की ओर चल पड़ी हूँ। बालकनी में रोशनी है, भीतर घुप अंधेरा। दरवाज़ा मुझे खटखटाना नहीं पड़ा था, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। दरवाज़ा खोलते ही रोशनी की उस फाँक में एक गुड़मुड़ी सी गठरी मुझे खाट पर रखी दिखी। माँ जी, मैंने टॉर्च जलाते हुए धीरे से पुकारा। कौन?
वृद्धा ने चौंक कर पैरों के पास रखी टॉर्च बड़ी तेज से जला दी। काका नहीं आया? उसने खाली खोखल आंखें मुझ पर गाड़ दी। आता ही होगा, आ जाएगा। मैंने अंधेरे में आंखें खोलकर डुबकी लगाने की कोशिश की। चलिए ना, उधर चलकर बैठते हैं रोशनी में, मैं अभी जाग ही रही हूँ। मुझे लगा था वह हुज्जत करेंगी, इनकार करेंगी, अड़ेंगी, पर वह पल भर में ही कंबल झटक कर जमीन पर खड़ी हो गई थी। उन्हें तत्पर देख मैं टॉर्च के सहारे ताला ढूंढने लगी थी। मुझे इधर उधर हाथ पैर मारते देखा तो बोली, क्या चाहिए? ताला ढूंढ रही हूँ। वहीं छोटी मेज पर रखा होगा। देखो ना, मैं कितनी पागल हूँ, भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त कब की खो चुकी है। यह सच नहीं है। याद के चैतन्य का दंड भोगती उस आवाज़ को मैंने पूरे अधिकार से कहा है। उन्होंने नहीं सुना, नहीं माना। बोली, तुम चाहे जिससे पूछ लो, तुम्हें उन लोगों ने बताया ही होगा। वे लोग? कौन लोग? बाहरी लोग। आप उनकी बातें मानती क्यों हैं? मानना पड़ता है, आखिर इन्हीं के बीच तो रहना है सदा। एक सपाट जैसी स्वीकृति, जैसे रंग भेद के माहौल में रहते श्याम वर्ण अपने आप को भी काला कहकर पुकारने लगते हैं। ताला मैंने ही लगाया। बांह से घेरकर उन्हें अपने साथ सटाया तो सारी देह में एक बिजली से दौड़ गई। मन में भर्राता सा आवेग, यह जो मेरी देह और बगल की खोह में पूरी तरह सिमट आई है, हमारे इतिहास का अजीवित अस्पंदित अंश, इतना संचित, सुलभ और सुरक्षित। लगा रोशनी में आना उन्हें अच्छा लगा, सोफे पर टिक कर बैठ जाना भी। वहाँ बैठते ही वह जल्दी जल्दी पलकें झपकाती इधर उधर देखने लगी और आसपास के नएपन का मुआयना करने लगी। वहाँ बैठते ही वह जल्दी जल्दी पलकें झपकाती इधर उधर देखने लगी और आसपास के नएपन का मुआयना करने लगी। चाय बनाती हूँ, मैंने पूछने की बजाय उन्हें सूचना दी। नज़र बचाकर घड़ी भी देख ली। इस समय क्या वह चिंता से खाली हो गई थी? देखा अचानक वह ठिठुरने लगी हैं, अपने दांतों के बीच एक कपकपी को भींच रही हैं। आपको ठंड लग रही है? नहीं तो। अपनी पतली सी चुन्नी की लपेटन वह अपने गिर्द कसने लगी थी। अलमारी से शॉल निकालकर उन्हें उठाया तो वह लज्जित सी हुई। देखो न, याद ही नहीं रहता कि मुझे शॉल लेकर आना है। मैंने कहा नहीं था कि मेरी याददाश्त खो चुकी है? लोग ठीक कहते हैं। यह आवृत्ति यातना देह थी, अपनी याद के खोने को खुद मान लेना और अपने पर ओढ़े फिरना, जबकि यह सच था कि वह स्मृति के गलियारे में वैसी की वैसी अविचलित खड़ी थी। पर उनका आत्मबोध, बाहरी लोग उसे बना बिगाड़ रहे थे। उनका पगला जाना ठीक ही था। मैंने अपने को उनके घुटने के पास ज़मीन पर बैठा पाया। मेरी बात सुनिए माँ जी, ध्यान से सुनिए। आप कुछ नहीं भूली हैं, बल्कि जितना आपको याद है, बहुत याद है। वही तो असली तकलीफ़ है। कैसे? मैं अटक गई। जो मन में था उसे उनकी भाषा में समझाना मुश्किल लगा। कैसे समझाती कि जो भूल नहीं पाते, समय उन्हें माफ़ नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग उसकी राह में अड़ते जो हैं, और समय है कि उसे हर पल वर्तमान बन जाने की हड़बड़ी है। कोई मतलब नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय बनाकर आई तो वह एकाएक छलछला आई। मालूम है, काके के पिताजी भी ऐसा ही किया करते थे। नींद नहीं आती थी तो इलायची और लौंग की चाय बनाकर पीते थे। मुझे भी जगाकर पिलाते थे, चाहे मैं कितनी ही गहरी नींद में सोती हूँ। उनकी आंखें एकदम स्थिर हो गई थीं। वह मुझे फिर उसी सुरंग में दाखिल होती दिखी थी जिसका उस पुरुष ने जिक्र किया था। कमरे की भरपूर रोशनी में एक अद्भुत दीप्ति उनके चेहरे को लीपती दिखी थी। उन्हें देखते लगता था हम सब तो मलबे में दबे हुए लोग हैं। यही एक चेहरा है जो इस मलबे में भी प्रज्वलित होकर चमक रहा है, मलबे से विद्रोह उठाने बैठा है। अच्छा ही था, इस समय वह सब आशंकाओं से परे कहीं और डोल रही थी, पर उनके बेटे की चिंता मेरे मन में दहशत बनकर धड़क रही थी। उनकी आंख बचाकर मैंने घड़ी देखी। 1 बज चुका था, 20 मिनट ऊपर जा चुके थे। घड़ी के हाथ तेजी से आगे भागते लग रहे थे। अब अपनी दोनों हथेलियों में प्याले को प्यार से संभालकर वह चाय सुड़कने लगी थी।
पहले 2 घूंट हलक में अभी उतरे ही होंगे कि उन्होंने सोफे पर चाय छलकाते प्याला नीचे ज़मीन पर रख दिया था। सुनो सुनो, वह खड़का उसका स्कूटर लगता है, काका आ गया है। वे झटके से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चलने लगी। मैं एकदम से उनके साथ, उनके पीछे। अगले ही क्षण लगा था अगवानी करने जाना व्यर्थ है। स्कूटर का खड़का पहले तेज, फिर धीमा, फिर और धीमा होता पहाड़ियों में गुम हो गया था। मैं सहम गई थी। किसी दुर्घटना की आशंका मन में गाढ़ी होने लगी थी। हम दोनों के बीच पसरी चुप्पी भी अब सहमी लग रही थी। मैंने चाय का प्याला उन्हें फिर से थमाया, जिसे उनके स्तब्ध ध्यान ने लेने से इनकार किया। मैं चाहती हूँ कोई वार्तालाप, कोई संवाद शुरू करना, जिससे वह चुप्पी का किनारा छोड़कर आगे टहल आए, पर वह रिक्त जैसी लगी। अब चेहरे पर कोई चमक नहीं, विलापती सी वीरानी पसरी थी। इस समय यह चेहरा मुझे भयानक सा लगा, जैसे पसरी हुई झुर्रियों ने उनकी खाल की सारी लुनाई सोख ली हो। वह पहले जैसे अतीत के कक्ष में प्रज्वलित चेहरे की प्रतिछाया मेरे भीतर से भी गुम हो गई। एक असभ्य सी चिंता ने मुझे दबोच लिया। वह अगर किसी अकस्मात में अपने बेटे को खो देती हैं तो इस विभीषिका को अपनी पीठ के कौन से हिस्से पर ढोएंगी? पिछले अभिशाप से मुक्ति पा लेंगी या कि दोहरे भार से कुचली जाएंगी? इतना दमखम इस पतली सी काया में क्या है कहीं? आपको पाकिस्तान छोड़े कितने साल हो गए? मैं एक निहायत बेवकूफ़ाना सवाल उनसे पूछती हूँ। जानती हूँ यह सवाल नहीं, संवाद की इच्छा है। वह उत्तर नहीं देती। ओढ़े होने पर भी कपकपी में उतरती दिखाई देती हैं। मुख पर एक अड़ियल चुप्पी। यहाँ नहीं, कहीं और चले जाने का सा भाव, जहाँ तक पहुँच पाना कठिन है। घड़ी ने 2 बजाए हैं। सुई 12 पर टिकने के बाद आगे चलने लग गई है। वह उठ खड़ी हुई हैं। जानती हूँ यह उठना नहीं, बेचैनी है। दरवाजे को पटाख से खोलकर दरवाजे की चौखट से जा लगी हैं। दरवाज़ा खुल जाने से हवा का एक तेज चपाटा चीरता चला आया है, जो उनकी देह से 10 गुना ज़्यादा बलवान है। अंदर बैठना ही ठीक होगा माँ जी। नहीं। मेरी बात का उत्तर उन्होंने कांटेदार ना में दिया है। वह चौखट से सिर टिकाए अविचलित खड़ी हैं। मैं उनके पीछे। आगे पीछे के क्रम में हमारे चारों पैर दरवाजे पर जमे खड़े हैं। अब और कुछ नहीं, कुशंका, कई परतों वाला सन्नाटा और चेतना की झिर्रियों में सहसा ही सीढ़ियों पर थपथपाहट की आवाज़ उभरी है, जो सन्नाटे को बड़बोली लगी है। उनका काका एकाएक आखिरी सीढ़ी पर डगमगाता लैंडिंग पर अवतरित हुआ है। उसके पहुंचते ही शराब की गंध का एक तेज भपका हवा के कोटर में दाखिल हुआ है। मेरे दरवाजे पर उन्हें इस तरह खड़ा देखकर वह आग बबूला हो गया है। सी इत्थे ऐस वेले ओपरे लोका दे घर, आप यहाँ इस समय बाहरी लोगों के घर? अपनी सांस में सांस आने को पछाड़ते उन्होंने खींच प्रस्तुत की। अरे देर से आना था तो कहकर जाता। क्यों? आफत आई थी, आसमान टूट पड़ रहा था। चलो सीधे अपने घर। लड़के ने थूप पिच जैसी हिकारत से मुझे देखा है और माँ की दुबली सी बाह को अपने पंजे की जकड़ के हवाले किया है। लैंडिंग पर तेज तेज लपकता वह आगे चल रहा है। वह लिथड़ती पिछड़ती बेटे के पीछे पीछे घिसट रही हैं।